चलो देखते हैं। पहले 37 क्वेश्चन देख रहे हैं। 37 में एक तो तुम्हारा जो आंसर दिए हुए हैं वो थोड़े गलत हैं। इसमें ए बी सी डी, पेपर में कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी गड़बड़ है, वो मैं बताता चलूंगा साथ साथ। इसके चारों ऑप्शन सही हैं। हाँ, वो मना इसीलिए किया था क्योंकि इसके चारों ऑप्शन सही है। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ तुम्हें। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, एक तो थोड़ी इंग्लिश थोड़ी अजीब सी है इसकी, लेकिन वो कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो पॉइंट है ओरिजिन 0,0, एक पॉइंट है अपने पास ए के कोऑर्डिनेट्स वो कह रहा है हमारे पास क्या है, रेशनल है। मतलब मान लो इसका x1, y1 कोऑर्डिनेट्स हैं तो x1 y1 दोनों रेशनल होंगे। और एक पॉइंट अपने पास b है x2, y2, ठीक है। और इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। और ओ ए बी जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो हमसे पूछा हुआ है थीटा क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। तो थीटा की हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ। जैसे ये मान लो एंगल अल्फा, ये पूरा एंगल अल्फा है। ये अलग तरीके से बना लेते हैं। तो ओबी जो होगा वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा। ओबी जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो मान लो अल्फा है। और जो ओ ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो मान लो बीटा है। तो थीटा मैं कह सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा होगा। ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे 30 डिग्री सेट करने हैं, तो 30 डिग्री सेट करने का तरीका क्या हो सकता है। जैसे 30 डिग्री हम सेट कर सकते हैं। अल्फा को मैं ले लूं, जैसे मान लो हमारे पास, जैसे मान लिया ले लिया 75 डिग्री, और बीटा को मैंने ले लिया 45 डिग्री। तो सोच के देखो 75 माइनस 45, थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। अब वो बनाने के लिए मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे। अब बी x2, y2 है, तो ओबी लाइन का जो स्लोप है वो कितना है अपने पास, y2/x2। और जो ओ ए लाइन है उसका स्लोप कितना है, y1/x1। तो मुझे इस तरीके से सेट करना है कि अल्फा 75 डिग्री आ जाए, बीटा 45 डिग्री आ जाए। तो सोच के देखो, अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं, जैसे सपोज करो हमने ले लिए, मान लो तुम्हारे पास है 2+√3/√3, कोमा √3 टू √3, या सॉरी 2/√3। या ले लेते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स अगर ये होंगे, सर ये हर ऑप्शन के लिए, हाँ बेटा हर ऑप्शन के लिए देखना पड़ेगा ये। तो मान लो मैं बी के कोऑर्डिनेट्स ये ले लूं, तो बी का जो स्लोप आएगा ओबी लाइन का वो क्या आएगा, y2/x2 आएगा। थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया। फाइनली देख लो ये आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा, 1/√3 कोमा 2+√3/√3। ठीक है। तो बी का ओबी का स्लोप अगर निकालना होगा तो वाई कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर देंगे। स्लोप कितना आ जाएगा, 2+√3। कहां पर आता है, 75 डिग्री पर। और ए के कोऑर्डिनेट्स मान लो मैंने ले लिए 1,1। तो जो ओ ए है उसका स्लोप कितना आ जाएगा, 1/1, यानी 1 आ जाएगा, 45 डिग्री। तो 75 माइनस 45, 30 डिग्री सेट कर सकते हैं अपने। ऐसे ही मान लो मुझे 15 डिग्री सेट करना हो, तो 15 डिग्री के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अल्फा को जैसे मैंने ले लिया 60 डिग्री, और बीटा को मैंने दोबारा ले लिया 45 डिग्री। तो उससे क्या होगा, दोबारा 60 माइनस 45 15 डिग्री बन जाएगा। तो जैसे अगर बी के कोऑर्डिनेट्स मानने हो तो मैं मान सकता हूं, जैसे यहां पर अगर तुम सपोज करो √3, 3√3। और ऐसे ही अगर हमें ए के कोऑर्डिनेट्स मानने हो तो क्या हो जाएंगे, 1,1। ठीक है। कोई भी इरेशनल मान सकते हैं, बस वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि ए के रैशनल होनी चाहिए, बी के इरेशनल होनी चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। तो यहां पर तुम देखोगे कि अगर ओबी का स्लोप निकालोगे तो 3√3/√3। ठीक है, कितना आ जाएगा, या एक काम करते हैं 3√3 की जगह यहां पर ले लो, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और जैसे मान लो ऐसा नंबर ले लिया, √6 ले लिया, और इसको ले लिया √18। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ओबी का स्लोप √3 यानी एंगल 60 डिग्री। अगर ऐसी ए के कोऑर्डिनेट्स में ले लूं 1,1, तो इसका स्लोप कितना आएगा, 1 आएगा, यानी बीटा 45 डिग्री। दोनों का डिफरेंस 15 डिग्री, तब भी काम चल जाएगा। ऐसे हम चारों ऑप्शन सेट कर सकते हैं। तो 37th में थोड़ा सा दिक्कत थी, चारों ऑप्शन सही होंगे अपने। तो आंसर भले ही कुछ भी आना हो, मेन हमें इस कंसेप्ट सीखना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो, क्लियर है ना सबका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें बोला गया 38। तो 38 जो क्वेश्चन है वो तो तुमसे हो ही गया होगा, तो वो डिस्कस नहीं करें, जो मुझे लग रहा है कि ठीक है, हाँ सबसे इजी क्वेश्चन यही है। तो आगे देखते हैं, चलो क्या दिया गया।
इसके बाद 39 भी मैं उम्मीद करता हूँ सबसे हो ही गया होगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे वगैरह वाला है तो वो हो जाएगा 40। ये भी आसान था। 40 में क्या करना था, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बेस दिया हुआ है, उसका सेंट्रोइड गिवन है, ये सब बातें। 40th करवा दो, चलो 40th देख लेते हैं क्या है। 40th में हमें क्या बोला गया कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। थोड़ी कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, तरीका ही डिस्कस कर पाएंगे अपने। इसमें जो बीसी है बेस, उसकी इक्वेशन दी हुई है 11x प्लस 60y इक्वल टू 122। इसके बाद हमें बोला गया है कि इस ट्राइंगल का एक सेंट्रोइड गिवन है। एक क्या मतलब, एक ही होता है, वो गिवन है सेंट्रोइड 0,0। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर सब कुछ एक ही होता है। तो यहां पर हमारे पास एल्टीट्यूड गिराया, ये आया 0,0। हमसे ट्राइंगल का एरिया और उसका पेरीमीटर बोला गया है। एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसकी साइड लेंथ चाहिए होगी। तो एक काम करते हैं, बी को ओ से ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन से। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया एम। तो ये एक ओ बी एम नाम का एक ट्राइंगल बन गया। मैं इसको बाहर निकाल कर दिखा रहा हूं तुम्हें। यहां पर बी होगा, यहां पर एम और यहां पर ओ। ये वाला एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सिमेट्री होती है। ओ ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स जानते हैं, लाइन की इक्वेशन जानते हैं। ओ का एम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लाइन बीसी से ओ एम। 0,0 पुट करेंगे, ये आएगा 122। अपॉन में आएगा √11 का स्केयर प्लस 60 का स्केयर। इसको सोल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। अगर ओ एम 2 है तो बी एम क्या होगा, 2 कोट 30 डिग्री होगा। और 2 कोट 30 डिग्री का मतलब 2√3। बी एम आ गया, तो बीसी क्या होगा, देखो ये आधा आधा बटेगा ना, जितना बी एम होगा उतना ही सी एम होगा। तो अगर बी एम का डबल कर दें तो बीसी आ जाएगी, जो कि होगी 4√3। बीसी यानी ट्राइंगल की साइड आ गई हमारे पास। अब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो कितना हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। पेरीमीटर निकालना हो तो साइड प्लस साइड प्लस साइड यानी 3 इंटू साइड। वहां से तुम चेक कर लोगे, एरिया और पेरीमीटर दोनों इक्वल आ जाते हैं। मतलब यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ अगर कोई डाउट है किसी को। तो जो मुझे लग रहा है एक बार तुम्हारे डाउट होंगे, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी उसके बाद जो बचे हैं वो देख लेंगे। ठीक है, जब जितने जिस हिसाब से टाइम बचेगा। तो जो 43 क्वेश्चन था एक्चुअली उसमें मिसप्रिंट था, टाइपो था। तुम्हें 3 लाइन देकर 2 लाइन ही दी गई थी बस। तो एक्चुअली वो ये कह रहा था कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। एक्चुअली सवाल ये होना था, पहली लाइन। दूसरी लाइन थी क्यू एक्स प्लस आर वाई प्लस पी इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन होनी थी आर एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो ये 3 लाइन देनी थी और उसने बोलना था कंकरेंट है। तो सवाल में थोड़ी गड़बड़ यही थी कि बस 3 लाइन देकर उसने दी 2 ही लाइन है। तो 2 लाइन के कंकरेंट होने का कोई मतलब है नहीं। हाँ, तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से पता लगा सकते हो कि हाँ ऐसा सा कुछ रहा होगा। तो कंकरेंट लाइंस का तुम जानते हो क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट 0 करना होता है। डिटर्मिनेंट 0 करोगे तो अपने आप ये वाली कंडीशन निकल कर आ जाएगी, सी वाली। ठीक है, फिर ये तुमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि 3 नंबर का क्यूब, उनका सम अगर 3p/r के बराबर आ जाए तो या तो p प्लस क्यू प्लस आर 0 होगा या फिर p इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर होगा। लेकिन अगर p क्यू आर तीनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, सारी लाइन सेम आ जाएंगी ना। पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन भी क्या होगी, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी इक्वल टू 0। थर्ड लाइन भी सेम होगी। अगर तीनों को सेम लाइन मान रहे हो तो कंकरेंट का सवाल ही कहां उठा फिर तो। ठीक है, जब वो 3 लाइन बोलते हैं तो वो डिस्टिंक्ट ही बोलना चाह रहे हैं। तो नीचे वाली कंडीशन को तो गायब कर देंगे। पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 ये काम की कंडीशन होगी। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए और सी। ठीक है, तो बस वो एक एक्स्ट्रा लाइन थी और डिटर्मिनेंट बनाकर, डिटर्मिनेंट में चलो लिख देता हूं एक बार के लिए तुम्हारे लिए। पी क्यू आर पी और आर पी क्यू, जो कोफिशिएंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट 0 करना है बस। नहीं बेटा, बी नहीं हो सकता। बी एक्चुअली कब होता है, अगर बी ऑप्शन को सही मानकर चलें, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस आर स्केयर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ये तभी पॉसिबल है जब तीनों नंबर बराबर हो, पी क्यू आर। और उसके लिए मैंने तुम्हें बताया ये कि पी क्यू आर बराबर क्यों नहीं हो सकते, तब तीनों लाइन सेम आ जाएंगी, आइडेंटिकल आ जाएंगी, और वो हम चाहते हैं कि ना हो। तो बी ऑप्शन सही नहीं होगा अपना। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई करो, कोई दिक्कत है किसी को तो।
ठीक है, आज थोड़ी मजबूरी है अपनी, थोड़े जल्दी करना पड़ेगा अपने को, पेपर 2 है। जिया, मैंने बोला अभी कि मैं क्वेश्चन अपने हिसाब से डिस्कस करवाऊंगा जो मुझे लगता है कि तुम्हारे डाउट होंगे, या ज्यादातर लोगों ने भेजे हैं। उसके बाद जो बच जाएगा वो अपने डिस्कस कर लेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार मैं खुद बता देता हूँ तुम्हें जो जो मुझे लगता है तुम्हारी दिक्कतें आई होंगी। 3 लाइन कैसे आई बेटा, वो मिस प्रिंट है, टाइपो है, वो सवाल में ही गड़बड़ है, 2 लाइन देकर वो 3 लाइन के बारे में काम करवा गया, उसको असल में ये 3 लाइन देनी थी। ठीक है, वो सवाल में ही गड़बड़ है। तो अब जैसे 45 है, 45 थोड़ा डाउट आया होगा तुम्हारा इसमें, जैसे क्या है तुम्हें दिया गया, एक इक्वेशन दे दी है उसने, ए की पावर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। हाँ, रिकॉर्डेड मिलेगा बेटा, इसको हो सकता है कल तक मिले, लेकिन मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन है, हमसे पूछ रहा है कि रियल रूट कितने आएंगे इसके, किस कंडीशन पर कितने आएंगे। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि e की पावर x को तो एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सामान उठाकर दूसरी तरफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 लोगों को ध्यान में रखते हैं, एक तो y इक्वल टू ई की पावर x, इसको अलग लेकर चलते हैं, और एक y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ऐसे क्वेश्चन तुमने ट्रिग्नोमेट्री में करे होंगे कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10, इसके कितने सॉल्यूशन है। तो क्या करते हो, 2 अलग अलग ग्राफ होते हैं उनका, उनको प्लॉट कर लेते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस में, है ना। फिर देख लेते हो कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर 4 इंटरसेक्शन पॉइंट है तो 4 हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे, 2 हैं तो 2 आ जाएंगे, सॉल्यूशन और रूट एक ही बात है। सेम काम हम यहां पर करेंगे। तो ए की पावर एक्स तुम जानते हो इसका ग्राफ कैसा बनता है, एक्सपोनेंशियल का, ऐसा सा बनेगा। ठीक है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसके लिए बात करके देखते हैं। तो अब देखते हैं कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहले वो बात कर रहे हैं ए बी पार्ट में और बी पार्ट में, क्या कि ए नेगेटिव है। ठीक है, ए हमें क्या दिया हुआ है, नेगेटिव। तुम यहां पर ध्यान दोगे, इस लाइन का जो स्लोप है वो ए के बराबर है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब हमारे पास जो लाइन बनेगी वो सोच के देखो कैसी बनेगी, कुछ ऐसी लाइन आएगी या ऐसी आएगी, ऐसी कुछ लाइंस होंगी नेगेटिव स्लोप वाली, है ना। तो तुम नोटिस करो, हर जो लाइन आ रही है, कोई भी लाइन पकड़ लो, वो इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट कर रही है। जैसे ये वाली लाइन पकड़ी है अपनों ने, सबसे नीचे वाली, ये ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 1 पॉइंट पर। यहां पर भी 1 पॉइंट, यहां भी 1 पॉइंट, 1 पॉइंट। कितना भी आगे पीछे बढ़ा लो, ये हमेशा एक ही पॉइंट पर कट कर पाएगी। तो हमें पता चला अगर स्लोप यानी ए नेगेटिव है तो इसका एक ही रियल रूट होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 रियल रूट इफ बी ग्रेटर देन 0 ए लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि मान लो तुम्हारे पास बी नेगेटिव हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास जैसे लाइन इस तरीके की आ जाए कुछ हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, क्योंकि बी पॉजिटिव होगा तभी वो इस तरीके से जाएगी हमारे पास। आगे देखते हैं, अगर मान लो तुम्हारे पास ये आ जाए, अब दिया हुआ है कि ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव होने का मतलब हमारी जो लाइन है वो कैसी होगी, पॉजिटिव स्लोप की लाइन होगी। तो उसके लिए देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। अगर पॉजिटिव लाइन की, पॉजिटिव स्लोप की लाइन होगी तो वो लाइन बढ़ती हुई लाइन होगी, और बढ़ती हुई अगर लाइन होगी तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर, कि वो लाइन कुछ ऐसी आ सकती है, जैसे क्या क्या कंडीशंस अलग अलग बन सकती हैं। जैसे हो सकता है कि वो लाइन जो है वो ग्राफ को टच करती हुई निकल जाए, ऐसा पॉसिबल है। हो सकता है कि वो लाइन जो है वो इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करके निकले, या हो सकता है कि वो लाइन ग्राफ को कट ही ना करे। ये 3 अलग अलग टाइप के ऑप्शन बनते हैं अपने पास। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम नोटिस करोगे, अगर ये लाइन है सबसे ऊपर वाली, तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, ये एक और ये एक, दो। बेटा अगर ए 0 हो गया तो उसका स्लोप 0 है ना, और स्लोप 0 है तो क्या होगा, हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनेगी, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या होगा, जैसे मान लो अगर ये लाइन बनी, मान लो ऐसी लाइन बनी तो वो भी 1 पॉइंट पर कट करेगी, ऐसी लाइन बनी तब भी 1 पॉइंट पर कट करेगी, यहां पर भी 1 पॉइंट, यहां पर भी 1 पॉइंट। जब तक एक्स एक्सिस के ऊपर है तब तक तो एक ही पॉइंट मिलेगा, लेकिन जैसे ही एक्स एक्सिस के नीचे जाएगी तब इंटरसेक्शन आना बंद हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ये चीज।
तो इसलिए हमने यहां पर ये चीज ली हुई है कि बी पॉजिटिव है या नहीं, इस चीज का फर्क पड़ेगा। क्योंकि मान लो तुमने बी को तो नेगेटिव ले लिया और ए को जीरो ले लिया, तब क्या होगा, स्लोप जीरो यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, बी नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे लाइन, तब एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ए बच्चों मैं वही बता रहा हूं, दक्ष जो पूछ रहे हैं ए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए में उसने बी के ऊपर कमेंट नहीं करा। मान लो मैंने ए को तो नेगेटिव ले लिया और बी को मैंने जीरो ले लिया, तब दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि या सॉरी दोबारा लिख लो, बी को मान लो मैंने ले लिया नेगेटिव और ए को जीरो ले लिया, तो पहले ऑप्शन में तो ये चीज आ रही है ना, तो बी नेगेटिव मतलब क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ए जीरो यानी स्लोप जीरो है, तो ये नीचे वाली लाइन आएंगी जो मैंने नीचे वाली सबसे बॉटम पे बनाई है, तो ये लाइंस ग्राफ को कट नहीं कर रही है। तो कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, यहां पर नहीं मिल रहा, इसलिए हमने ए ऑप्शन नहीं लिया। ठीक है, बी में उसने स्पेसिफाई करा है कि बी पॉजिटिव है, इसलिए हम लाइंस को थोड़ा और एक्यूरेटली बना पाए। ठीक है, इसलिए हम बता पाए कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। चलो अब ए पॉजिटिव के लिए बात करते हैं। ए पॉजिटिव में मैंने कहा कि स्लोप पॉजिटिव होगा, तो ये तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि लाइन या तो ग्राफ को एक दो पॉइंट पर कट करके जाए, या फिर हमारी लाइन टच करती हुई जाए, या फिर हमारी लाइन बाहर से चली जाए। तो कट करके जाएगी तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टच करके जाएगी तो एक, और नहीं तो जीरो। तो ये होगा। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि अगर लाइन टच करके जा रही है, तो तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, मैथ्स में तो इतना अभी टॉपिक वो कवर नहीं हुआ होगा, ट्वेल्थ में आता है। फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि टेंजेंट जो होता है वहां पर स्लोप बराबर होते हैं दो लोगों के, है ना, कि टेंजेंट का अगर स्लोप निकालना हो तो dy बाई डी एक्स होता है। मैथ्स में भी हो सकता है, एक आध जगह सुन लिया हो कहीं पर, लेकिन फिजिक्स में तो पक्का सुना होगा जब फिजिक्स में बेसिक मैथ्स पढ़ाया गया होगा। तो हम बात करते हैं टेंजेंट वाली लाइन की। तो जब टेंजेंट वाली लाइन की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, स्लोप दोनों का बराबर होगा। स्लोप का मतलब उनका डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर x। अगर हम ax प्लस b की बात करेंगे तब डिफरेंशिएशन कितना आएगा, a आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि e की पावर x जो है वो a के बराबर हो, यानी लोग लेंगे तो x कितना आ जाएगा, ln a। इतना समझ में आया। तो ये जो पॉइंट होगा वो उसका x कोऑर्डिनेट ln a होगा। अब आगे चेक करते हैं। अब x कोऑर्डिनेट तो ln a आ गया अपने पास। इसके बाद अगर हम बात करेंगे y कोऑर्डिनेट की, तो y कोऑर्डिनेट कितना है, e की पावर x यानी a आ जाएगा। ठीक है बेटा, कुछ नहीं, मैंने ये कहा है कि मैं फिगर एक बार दोबारा बना देता हूँ, रुको एक बार। पहले वाला समझ में आ गया ना सारा, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साफ कर रहा हूं मैं, उसके बाद फिर दोबारा देखते हैं इसको, सेकंड पार्ट को, फिगर दोबारा बना लेते हैं। सेकंड केस में मैं अब उस केस की बात करना चाह रहा हूं जहां पर हमारे पास सी और डी है। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ए पॉजिटिव है तो क्या होगा। तो हम दोबारा ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ हमें पहले से पता है ऐसा बनता है ना। अगर हमारे पास a पॉजिटिव है तो लाइन क्या थी अपने पास, ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी में जो इस लाइन का स्लोप है वो a के बराबर है। अब अगर स्लोप a है तो स्लोप यहां पर क्या बोल रहे हैं, सी और डी में पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप की लाइन कैसी होती है, बढ़ती हुई होती है। ठीक है, बढ़ती हुई लाइन होती है तो कैसी दिखेगी, वो देखने में लाइन ऐसी हो सकती है, ध्यान से देखना, वो लाइन ऐसी हो सकती है टच करती हुई, और तीसरा केस है कि वो लाइन ऐसी हो सकती है बाहर से निकलती हुई। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा शायद। तो या तो वो लाइन क्या करेगी, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जैसे यहां पर देखो, एक पॉइंट और दो पॉइंट, तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, दो। सॉल्यूशन कितने आएंगे, दो। अगर टच करेगी तो एक ही पॉइंट मिलेगा, अगर बाहर से चलेगी तो एक भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर हम एनालाइज करना चाह रहे हैं कि कब क्या होगा। ठीक है, तो हमारे लिए ज्यादा आसान ये होता है कि जब टेंजेंट वाली लाइन है ना उसको एनालाइज कर लो, उसको देख लिया, मतलब बाकी सबके लिए अपने आप काम हो गया। इसके बाद मैंने ये कहा कि अगर कोई लाइन टेंजेंट होती है तो वहां पर जो स्लोप होता है, और स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, dy बाई डी एक्स, वो दोनों में बराबर होगा। ठीक है, ए की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना है, ए की पावर x। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन तुम्हें करना आता है, कितना होगा, a। दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों तरफ लोग ले लिया तो x कितना आ गया, ln a। ठीक है, तो ये जो x आया ना ln a, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आया, यहां जहां पर कर्व और लाइन टच कर रही है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ln a हो गया।
और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? वाई कोऑर्डिनेट होगा ए। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को, तो उठाकर ये पॉइंट पुट कर दो। तो a इक्वल टू ए एल एन ए माइनस बी, तो यहां से ए एल एन ए आ जाएगा, सॉरी ए एल एन ए प्लस बी, तो ए एल एन ए की वैल्यू ए माइनस बी। तो ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ए एल एन ए इक्वल टू ए माइनस बी हुआ, तो ये कंडीशन हम कब लेकर आए हैं? टेंजेंट के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो तब तो लाइन क्या हो जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? एक ही सॉल्यूशन आएगा। अगर हमारी लाइन थोड़ा सा ऊपर गई, थोड़ा सा इस तरफ अगर शिफ्ट करेगी, ये देखो इस तरफ ऊपर की तरफ जाएगी टेंजेंट से, तो हमें क्या मिलेगी? सीकेंट मिलेगी। सीकेंट कितने पॉइंट पर कट करेगी? 2 पॉइंट पर। ठीक है, 2 पॉइंट पर कट करेगी तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, तो सी में वही लिखा हुआ है। अगर लाइन थोड़ा नीचे की तरफ आएगी तो हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कट ही नहीं करेगी, तो नो रूट। तो इसलिए सी और डी सही है, और बी मैं पहले एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। तो आंसर आ जाएगा बी सी डी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बताओ क्या डाउट है? वाई कोऑर्डिनेट ए कैसा है? देख बेटा, वाई कोऑर्डिनेट चाहे तो तू लाइन का यूज कर ले, चाहे तू वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का यूज कर ले। तो वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स है, एक्स की वैल्यू अपनों ने कितनी निकाली है? एल एन ए। लोग की प्रॉपर्टी होती है कि हम ई को और ए को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ए नीचे आ जाएगा, ई ऊपर चला जाएगा। एल एन ई 1 होता है, तो ये आ गया ए। ठीक है, और बताओ अगर किसी को दिक्कत है तो। दक्ष कह रहे हैं सीडी समझा दो एक बार। बेटा 2 बार समझा चुका हूं मैं, देख। अगर कोई एक स्टेप में डाउट है तो बोल, पूरा तो ये एक्सप्लेन करने लग गया तो फिर सारा इसी में निकल जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है तो बता। सर ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, हाँ कुछ कुछ हद तक ये डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन में भी कह सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ खास यूज हुआ नहीं है जो तुम्हारे पास, जो तुमने पढ़ा ना हो। बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि टेंजेंट का स्लोप बराबर होता है। हो जाना चाहिए था वो तो। थोड़ा टफ था, मतलब ये था कि अगर ये कर लिया तो मतलब पूरा पेपर हो गया। पूरे पेपर का शायद सबसे टफ यही था तुम्हारा, जिसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था कुछ अपने को। ठीक है, लास्ट स्टेप में तो बेटा मैंने y निकाल कर दिखाया बस, कि y इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्स को रख दिया एल एन ए, ई और ए को इंटरचेंज कर दिया, ए नीचे आ गया, ई एल एन के अंदर आ गया। एल एन ई 1 होता है, तो ए की पावर 1 ए। और यहां पर मैंने ये बोला था टेंजेंट के लिए हमारे पास कंडीशन आई कि ए एल एन ए माइनस बी के बराबर है। अगर मैं टेंजेंट से थोड़ा ऊपर उठूंगा तो लाइन 2 पॉइंट पर कट करेगी, तो 2 रियल रूट आएंगे। लाइन से थोड़ा नीचे आएंगे टेंजेंट से, तो लाइन बाहर से चली जाएगी, तो एक भी रियल रूट नहीं आएगा। वही कंडीशन यहां पर बोली है। यहां पर उसने क्या कह दिया? ए एल एन ए माइनस बी से बड़ा है, और यहां पर ए माइनस बी से छोटा है। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली 46 डाउट रहा होगा तुम्हारा। 46 देख लेते हैं क्या है इसमें। 46 में सबसे पहले तो तुम्हें ए स्केयर प्लस बी स्केयर दिया हुआ है 7 के बराबर, है ना? तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab इक्वल टू 7। तो यहां से हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू निकाल सकते हैं इधर उधर करके, a प्लस बी का होल स्केयर -7/2। ठीक है, ये a b की वैल्यू आ गई। दूसरी बार हमें फॉर्मूला दिया गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 10 का। इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 10। तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब -3, a इंटू बी है, उसकी वैल्यू उठाकर पुट कर सकते हैं, कितनी आएगी? a प्लस बी का होल स्केयर -7/2, और साथ में a प्लस बी तो ये वाला चल ही रहा है, इक्वल टू 10। अब a प्लस बी हमसे मांगा गया है, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम a प्लस बी को x लिख बोल देंगे। तो a प्लस बी का क्यूब मतलब x का क्यूब -3, अंदर क्या बनेगा? a प्लस बी की जगह x, तो x स्केयर -7/2, दोबारा a प्लस बी की जगह x इक्वल टू 10। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x³ -3 x³ प्लस 21x इक्वल टू 20। सबको एक तरफ शिफ्ट कर देंगे तो x³ -21x प्लस 20 इक्वल टू 0। नहीं, चलो मैं पहले ये बता दूं जो है। अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई, इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं।
क्यूबिक के रूट कैसे निकालते हैं? पहला रूट गैस करते हैं। हम देखेंगे x इक्वल टू 1, इसको 0 बना रहे, तो x माइनस 1 डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ऐसा सा कुछ बन जाएगा। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बचपन में किया हुआ है। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई, यानी a प्लस बी की 1 माइनस 5 4। यहां से तुम ऑप्शंस मैच कर लोगे, आंसर आ जाएगा a b और d। जैसे सबसे पहले पूछा हुआ है a प्लस बी के मोड की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, तो a प्लस बी की क्या क्या वैल्यू है, 1 माइनस 5 4। सबसे बड़ा मोड कब मिलेगा, जब माइनस 5 लेंगे और उसका मोड आएगा 5। इस तरीके से चेक कर लोगे। अब किसी ने तुम में से लिखा है, तेजस ने लिखा है कि एएमजीएम का यूज कर सकते हैं। नहीं बेटा, एएमजीएम का यूज तब करते हैं जब हमें श्योरिटी हो कि नंबर्स पॉजिटिव हैं। हमें यहां पर कुछ नहीं बोला गया कि ए और बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, ठीक है, तो वो करना गलत हो जाएगा। हाँ, ए स्केर बी स्केर पॉजिटिव है, अगर तूने उसमें लगा भी दिया तब भी कोई फायदा नहीं होगा, फिर ए क्यूब बी क्यूब में नहीं लगा पाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा कुछ करें तो वो सब में लगे ना। अच्छा, सी डी में बेटा देख क्या दिया हुआ है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी की सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ रही है, -5 आ रही है, क्योंकि तीन वैल्यू है, 1 -5 और 4। इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन है, -5 है ना। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो मतलब सी ऑप्शन गलत है। डी में क्या बोला हुआ है, ए प्लस बी के मोड की मिनिमम वैल्यू। अगर मैं 1 का मोड लूंगा तो 1 आएगा, -5 का मोड 5 आएगा, 4 का मोड 4 आएगा। तो मोड में से सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, 1 आ रही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वहां पर ए प्लस बी की लिस्ट वैल्यू, यहां ए प्लस बी के मोड की लिस्ट वैल्यू, फर्क है। और अगर इसी क्वेश्चन को तुम करना चाहो तो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प भी ले सकते हो। जैसे तुम्हारे पास लिखा गया है a स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 7, तो a को तुम मान सकते हो √7 कोस थीटा और b को मान लो √7 साइन थीटा। चेक करो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। √7 कोस थीटा का स्केयर करोगे तो 7 कोस स्केयर थीटा, √7 साइन थीटा का स्केयर करोगे तो 7 साइन स्केयर थीटा। 7 कॉमन आ गया, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 हो जाएगा। और ये वाली जो दो वैल्यू हैं, ये वाली उठाकर पुट कर दो इस इक्वेशन में, क्यूब वाली में, तो वहां से थीटा में एक इक्वेशन बन जाएगी। सोल्व करोगे तो थीटा आ जाएगा, थीटा आ गया मतलब ए और बी दोनों आ गए। वो भी एक तरीका हो सकता है, पर वो तभी करना जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो और ट्रिग्नोमेट्री में कंफर्टेबल हो, और नहीं तो डायरेक्ट ए बी में सोल्व कर लो। बोलो जल्दी से, रिप्लाई करो, समझ में आया क्या बोले। ट्रिग्नोमेट्री वाले मेथड में बेटा मैंने ये किया कि सब्स्टिट्यूशन लगा दी एक तरह से। ए को मैंने रख दिया √7 कोस थीटा, बी को √7 साइन थीटा। तो जैसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए का स्केयर, तो √7 कोस थीटा का स्केयर करेंगे तो 7 कोस स्केयर थीटा आएगा, प्लस जब बी का स्केयर करेंगे तो कितना आएगा, 7 साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 7। तो सही है ये बात, 7 इंटू कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 7। तो ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू 7 7। तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो इससे फायदा बस इतना होता है कि जहां पर दो वेरिएबल आ रहे थे ए और बी, अब सिर्फ एक वेरिएबल बचा है थीटा। ठीक है, तो अब उसकी वैल्यू उठाकर तुम्हें यहां पर क्यूबिक वाली इक्वेशन में पुट करनी होगी। सोल्व करोगे थीटा आ जाएगा, वहां से काम चल जाएगा, लेकिन वो शायद थोड़ा लंबा जाएगा। एक बार ट्राई करके देख सकते हो बस उससे। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 तो मैं उम्मीद करता हूँ हो गया होगा, बाकी अगर डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे बाद में। 48 तुम लोगों में से काफी लोग कह रहे थे एक डाउट है। 48 में क्या है, मोड है। मोड को खोलने का तरीका हमें पता है, मोड को कैसे खोला जाता है। हमें यह देखना पड़ता है कि उसके अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां पर चार नंबर आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 और 4। तो नंबर लाइन पर अगर प्लॉट करोगे तो 1 2 3 4। ठीक है, तो चार चार पांच केसेस बनाने पड़ेंगे, एक्चुअली 5 बनाने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या होंगे। केस 1 होगा कि अगर हम x को 4 या 4 से बड़ा ले लें, पहला केस। अगर x 4 से बड़ा है तो x-1 पॉजिटिव से खुलेगा, x-2 का मोड भी पॉजिटिव होगा, x-3 भी पॉजिटिव होगा, x-4 भी पॉजिटिव होगा। चारों पॉजिटिव हैं तो जैसा मोड के अंदर है बिल्कुल वैसे खुलते चलेंगे। तो पहले x-1 आएगा, फिर x-2 आएगा, फिर x-3 और फाइनली x-4। तो यहां से तो fx की वैल्यू आ जाएगी 4x-10।
इतना काम हुआ। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में हमने 4 से बड़ा तो ले लिया, अब हम बात करेंगे 3 से 4 के बीच में, कि अगर x 3 से 4 के बीच में है तो क्या होगा। ज्यादा दिक्कत आई तो एग्जांपल ले लो, जैसे 3.5। अगर तुमने x को 3.5 लिया तो पहले मोड की बात करो, 3.5 -1, 2.5 पॉजिटिव है, तो जैसा मोड के अंदर है बिल्कुल वैसा बाहर आ जाएगा x -1। 3.5 में से 2 माइनस करोगे तो 1.5 पॉजिटिव है, जैसा मोड के अंदर वैसा बाहर। अगर 3.5 में से 3 माइनस करोगे तो 0.5 पॉजिटिव है, जैसा मोड के अंदर वैसा बाहर। अगर बार वाले की बात करो, x -4, बेटा बता तो सारा कुछ ही रखी है, बस तुम्हें अप्लाई करना है, वो तो बताया तो हुआ ही ये सब कुछ। 3.5 -4 करोगे तो -0.5, ये नेगेटिव आ गया। अभी अगर नेगेटिव आ गया तो अब माइनस से खोलना पड़ेगा, तो बाहर लगा दोगे माइनस साइन। चेक करो, सबको ऐड करो, कितना बनेगा 2x, और साथ में आ जाएगा -2। ये केस 2 हुआ। इसी तरीके से केस 3 कर लोगे। केस 3 क्या होगा, अब 3 से 4 हो गया, अब हम बात करेंगे 2 से 3 के बीच में। एक एक करके इंटरवल तोड़ते रहने। ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी अगर स्पीड में करोगे बहुत जल्दी जल्दी होता है, ये 2 मिनट में हो जाता है काम। अब 2 से 3 देखते हैं क्या होगा। 2 से 3 के लिए एक एग्जांपल ले लो, अगर ज्यादा दिक्कत आए देखने में। जैसे मान लो मैंने ले लिया 2.5, 2.5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1.5 पॉजिटिव है, तो प्लस से खुलेगा। 2.5 में से 2 माइनस करेंगे तो 0.5 पॉजिटिव है, ये भी प्लस से खुलेगा। 2.5 में से 3 माइनस करेंगे तो -0.5, तो नेगेटिव से खुलेगा, -x-3। और इसमें से 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी नेगेटिव मिलेगा, तो माइनस का x-4। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ऐसे ही हमारे पास केस 4 होगा, उम्मीद करता हूं वो तुम कर लोगे। अब केस 4 में तुम वैल्यू लोगे अब 1 से 2 के बीच में, और जब 1 से 2 वैल्यू लोगे तो f(x) की वैल्यू आ जाएगी, ये याद करने दो एक मिनट को। जब इस तरीके से लोगे तो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास माइनस का 2x और प्लस का 8, ये वैल्यू आ जाएगी। और केस 5 लोगे कि जब x 1 से छोटा है तब f(x) की वैल्यू आ जाएगी -4x + 10। सारी लाइंस को प्लॉट कर दोगे, ग्राफ आ जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूं तुम्हें। तो तुम्हारे पास ग्राफ जो है वो ऐसा सा बनेगा। यहां पर 1 2 3 4, 4 पर वैल्यू आएगी 6, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। 3 पर वैल्यू 6 होगी, एक और स्ट्रेट लाइन बनेगी, कुछ इस टाइप की अलग स्ट्रेट लाइन होगी पिछले वाली से। 2 से 3 के बीच में 4 रहेगा कांस्टेंट, फिर एक स्ट्रेट लाइन होगी और दोबारा एक अलग स्ट्रेट लाइन होगी, इस तरीके से ऐसा सा ग्राफ बनेगा। 2.5 बेटा एज्यूम करें, अगर तुम्हें सोचने में दिक्कत आती हो ना कि कब पॉजिटिव से खुलेगा कब नेगेटिव से, तो मैंने 2 से 3 के बीच में नंबर लिए थे, तो मैंने रैंडम कोई भी नंबर एज्यूम कर लिया। 2.5 के लिए मैंने चेक कर लिया सबको, 2.6 भी ले सकते थे, 2.7 भी। 2 से 3 के बीच में कोई नंबर लेना है तो देखना आसान हो जाता है कि मोड पॉजिटिव से खुलेगा या नेगेटिव से, बस उसके लिए लिए, बाकी कोई उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी। ठीक है, ग्राफ बेटा लाइन्स आ रही हैं तुम्हारे पास काफी सारी। जैसे 4 के लिए क्या आया था, 4 से बड़े के लिए आया था 4x - 10 आया था। अगर तुम x को 4 पुट करोगे तो कितना आएगा, 16 - 10 यानी 6 आएगा। तो एक पॉजिटिव लाइन ऐसी ऐसी बन जाएगी पॉजिटिव स्लोप की। ठीक है, फिर जब हमने 3 से 4 के बीच में बात की थी, तो 3 से 4 के बीच में हमारे पास लाइन की इक्वेशन आई थी 2x - 2। तो अगर x को 3 पुट करेंगे तो 6 - 2 4 आएगा। तो कुछ ऐसी सी लाइन आएगी, 4 मान लो यहां पर आ गया, ऐसी सी लाइन आ गई एक। ठीक है, यहां पर वैल्यू 4, फिर 2 पर भी वैल्यू 4। तो जिस इंटरवल में है उसी इंटरवल में लाइंस प्लॉट करती रहनी है बस, पूरी लाइन नहीं बनानी है अपने को, जितने में बोल रहा है उतने में। तो ऐसा सा ही ग्राफ बन जाएगा। तो लीस्ट वैल्यू कितनी बोल रहा है, 4।
तो तुम देख सकते हो सबसे नीचे 4 आ रहा है, तो लीस्ट वैल्यू 4 हो जाएगी। ए ऑप्शन सही है। लीस्ट वैल्यू इज नॉट अटेन्ड एट ए यूनिक पॉइंट, सही बात है। हमने देखा था कि अगर मैं 2 से 3 का इंटरवल लूंगा तो पूरे में एफ एक्स की वैल्यू 4 है। तो एफ एक्स 4 कब आएगा? 2 पर भी आएगा, 2.01 पर भी आएगा, 2.02 पर भी आएगा, 2.9 पर भी आएगा। तो एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जहां पर एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू यानी 4 आ रहा है। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4:2। अब ये कह रहा है एफ एक्स 4 कब कब है? एफ एक्स 4 है 2 से लेकर 3 के बीच में। लेकिन सी पार्ट में वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज मांग रहे हैं, इंटीजर्स मांग रहे हैं। तो 2 से 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं? 2 आ रहा है और 3 आ रहे हैं, दो ही इंटीजर है। और यही इसने बोला है कि इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होने चाहिए? 2। तो सी ऑप्शन भी सही है। सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे एफ एक्स इक्वल टू 4 के, लेकिन इंटीग्रल उसमें से 2 होंगे। ठीक है। 4D में क्या मांग रहे हैं? एफ ऑफ पाई माइनस 1। पाई कितना होता है? 3.14, उसमें से 1 गया 2.14। एफ ऑफ ई का मतलब 2.7 अपॉन 2 इंटू एफ ऑफ 12/5 2.4। तो 2.14 ये जो नंबर है वो 2 से 3 के बीच में है। अगर x 2 से 3 के बीच में होगा तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। 2.7 पर भी 4 आएगी और 2.4 पर भी कितनी आएगी? 4। तो सब कुछ सोल्व करके ये आ गया 1। तो यानी डी ऑप्शन भी करेक्ट है। बताओ भाई कोई दिक्कत हो इसमें? कुछ नहीं समझ में आया तो लास्ट ऑप्शन में हमने वैल्यूज रख ली। पाई माइनस 1 हमने देखा 2.14 है, ई की वैल्यू 2.7, 12/5 कितना है? 2.4। हम जानते हैं अगर x 2 से 3 के बीच में है तो एफ एक्स की वैल्यू 4 है, ये हमें पता है। तो 2.14 किस किस के बीच में है? 2 और 3 के बीच में। तो एफ एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, वो रख दी। जब 2.7 की बात कर रहे हैं तो वो नंबर भी 2 से 3 के बीच में है, वहां पर भी वैल्यू 4 आ जाएगी। जब 2.4 की बात करेंगे तो वो भी 2 से 3 के बीच में है, तो एफ एक्स की वैल्यू 4। हर जगह 4 पुट कर दिया, रेशियो लिया, 1 आ गया। अब किसी ने पूछा लाइंस पूरी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर जैसे हमने कहा था x3 इक्वल टू 4 के लिए, 3 से 4 के लिए लाइन है 2x-2। तो y इक्वल टू 2x-2 एक लाइन तो है, लेकिन वो सिर्फ 3 से 4 के बीच में ही आ रहा है। तो सिर्फ 3 से 4 के बीच में बनेगी। क्योंकि अगर मैंने इससे आगे पीछे बढ़ाने की कोशिश करी तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। कि जैसे मान लो मैं 3 से पीछे गया, अगर मैं 3 से पीछे जाऊंगा तो क्या मिलेगा? कि x 3 से 2 के बीच में है। तो उसके लिए तो बिल्कुल ही अलग कंडीशन आ रही है ना कि एफ एक्स इक्वल टू 4। तो उसके अकॉर्डिंग लाइन बनेगी। तो यहां पर एक्चुअली लाइन सेगमेंट ही बनाने पड़ेंगे। हाँ बेटा, लाइन सेगमेंट ही है। लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लाइन सेगमेंट है। लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट रेज हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट कोई नहीं है। ठीक है। तो जिस इंटरवल में कंडीशन आई है उसी में प्लॉट करोगे, ऐसा नहीं कि आगे पीछे कहीं तक भी बढ़ा दिया हमने, वो नहीं होगा। चलो उम्मीद करता हूँ क्लियर है सबका, आगे बढ़ते हैं। 49 तो तुमने कर ही लिया होगा, एक स्क्वायर बनता है, उसका एरिया आ जाएगा 2 अपने पास आराम से। 50th क्वेश्चन भी आसान था। बात कर लेते हैं 51 की। 51 क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है लेकिन इसमें थोड़ी गड़बड़ है। 51 का जो एक्चुअली आंसर है वो गलत दिया हुआ है, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, थोड़ा सवाल भी इंटरेस्टिंग है, मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। यहां पर तुम्हें बोला गया कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, हालांकि उसने नाम बोला नहीं लेकिन हम अपनी तरफ से उसका नामकरण कर देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी और ये सी। तो ए बी सी 3 साइड है और ये सब कुछ है। तो 3 लाइन दी हुई है और तीनों लाइन किसकी इक्वेशन है? इसकी साइड्स की इक्वेशन है। तो पहली लाइन को तो अपने बोल दिया साइड ए बी, दूसरी को हमने बोल दिया बी सी, तीसरी को बोल दिया ए सी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर जो है वो 0,0 पर है। इस ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो 0,0 है। मान लो ये मैंने एक लाइन बना दी, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। ये 0,0, अगर मैं किसी वर्टेक्स को ऑर्थो सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो वो सामने वाली लाइन के लिए एल्टीट्यूड का काम करेगी या नहीं? उसके परपेंडिकुलर आएगी। ऑर्थो सेंटर का काम ही यही है। अगर तुम ए को ऑर्थो सेंटर से ज्वाइन करोगे तो वो बीसी के लिए एल्टीट्यूड है,
बी को ऑर्थो सेंटर से ज्वाइन करोगे तो एसी के लिए एल्टीट्यूड है, सी को ऑर्थो सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ए बी के लिए एल्टीट्यूड है। ये बात तय है, ठीक है। तो अब हम जुगाड़ क्या लगाएंगे, अब हम कंसेप्ट लगाएंगे फैमिली ऑफ लाइंस का। मैं कह सकता हूं कि ए जो है वो ए बी का और ए सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी। ये बात कहनी सही है, सॉरी बी एंड सी नहीं, ए बी एंड ए सी। सर इसमें स्लोप भी तो लगा सकते हैं ना बेटा, वही लगाएंगे, लेकिन उसको लगाने के लिए हम थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं लग पाएगा। ठीक है, उसके लिए फिर अपने को पॉइंट निकालने पड़ेंगे, वहां मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बता दूंगा, वो तरीका भी बता दूंगा, मत चिंता करो। फिलहाल मैं फैमिली ऑफ लाइन से बता रहा हूँ, थोड़ा आसान है वो, मेहनत नहीं है उसमें बस। तो हमने कहा ए जो है वो ए बी का और ए सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर मैं ए बी प्लस लेमडा ए सी इक्वल टू 0 लिखता हूं, तो फैमिली ऑफ लाइंस यूज करिए हमने, मतलब हम उस फैमिली की इक्वेशन लिख रहे हैं जो ए पॉइंट से पास कर रही है। तो ए से तो इनफाइनाइट लाइंस पास करेंगी, लेकिन मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूं ए एम की, जो एल्टीट्यूड है। तो ए एम के बारे में स्पेशल क्या है कि ए एम लाइन 0,0 से पास करनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा। ए बी की इक्वेशन हमें पता है a1x प्लस b1y माइनस 1 प्लस लेमडा। ए सी की इक्वेशन हमें पता है a3x प्लस b3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें एल्टीट्यूड निकालना है, तो वो 0,0 से पास करेगा। 0,0 उठाकर पुट कर दिया, तो सोच के देखो 0,0 पुट करोगे तो a1x 0 आएगा, b1y भी 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा -1 प्लस लेमडा। x को 0 पुट करोगे, y को 0 पुट करोगे तो सिर्फ -1 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहां से लेमडा की वैल्यू आ गई -1। इस वैल्यू को उठाकर फैमिली ऑफ लाइंस वाले में पुट कर देंगे। तो लेमडा को -1 पुट करा तो लाइन की इक्वेशन आएगी a1 माइनस a2 इंटू एक्स प्लस b1 माइनस b2 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये किसकी इक्वेशन आ चुकी है, am जो एल्टीट्यूड है, सही है। अब मैं जानता हूं कि am जो लाइन है और bc जो लाइन है वो दोनों परपेंडिकुलर है, ये बात हम जानते हैं। तो दोनों की जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1। am लाइन का स्लोप कितना होगा, अच्छा हाँ एक बच्चे ने सही बोला, a1 माइनस a3 होगा, मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं। तो लेमडा को -1 पुट करेंगे तो ये आएगा a1 माइनस a3 इंटू एक्स प्लस b1 माइनस b3 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैं अभी कह रहा था, am और bc परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट आना चाहिए -1। am का स्लोप हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बेटा, x को 0 इसलिए पुट किया था, फैमिली ऑफ लाइन से तो हमें इनफाइनाइट लाइंस मिलेंगी, लेकिन am के बारे में स्पेशल है कि वो ऑर्थो सेंटर 0,0 से पास करेगा। तो इसमें 0,0 पुट किया इस लाइन में, ये जो टिक लगा हुई फैमिली ऑफ लाइन से, ठीक है। अब am लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ऐसे ही हम bc लाइन का स्लोप बता सकते हैं, bc की इक्वेशन ये है, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा -a2 अपॉन b2। दोनों का प्रोडक्ट -1 है, मल्टीप्लाई करोगे क्या क्या बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन जाएगा, सोल्व करोगे थोड़ा सा तो a1 a2 माइनस a2 a3 इज इक्वल टू माइनस का b1 b2 प्लस b2 b3। माइनस वाली टर्म इसको इधर ले आओ, इस वाली माइनस को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू a2 a3 प्लस b2 b3। अब ये पूरा नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 अपॉन a2 a3 प्लस b2 b3, और ये आ गई 1 के वैल्यू, और ये वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। तो एक्चुअली इसका आंसर 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, वहां गड़बड़ है। ठीक है, अब डाउट्स बोलो क्या है। वंश कह रहे कि स्लोप तो y अपॉन एक्स नहीं होता क्या, y अपॉन एक्स बेटा तब होता है जब हम होमोजेनियस इक्वेशन की बात करते हैं और जब हमारी लाइन ओरिजिन से पास करती है। हमने जनरल इक्वेशन तुम लोगों ने पढ़ी थी
कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो वहां पर स्लोप क्या लिखते थे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। वही कंसेप्ट मैंने यहां पर यूज किया है, ठीक है। सर एम वाला लास्ट पार्ट रिपीट कर दो। एम मैंने ये कहा है कि एम की इक्वेशन तो आएगी अपने पास। एम जो है वो एल्टीट्यूड है और किसके परपेंडिकुलर है, बीसी के। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 आएगा, ये हम जानते हैं। अगर किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो तो वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये आ गया एम का स्लोप। बीसी लाइन की इक्वेशन हमें यहां पर गिवन है, ये देखो जहां मैं एरो बना रहा हूं। तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, दोनों का प्रोडक्ट करके -1 कर दिया। मल्टीप्लाई करोगे, एक्सपेंड करोगे, ये बनता जाएगा और वहां से अपने पास रेशियो आ जाएगा 1 के बराबर। और बताओ किसको क्या डाउट है, दूसरा तरीका भी बताता हूं इसका। कोई यूज नहीं हुआ, जो मुझे लग रहा है कि ये सवाल इसने थोड़ा, जो बनाने वाला था उसने गलत बना दिया। उसने ये करना था, उसने इसकी वैल्यू मांगनी थी एक्चुअली मेरे हिसाब से, जो मुझे लग रहा है। सवाल या तो ये होता कि वो सिर्फ नीचे वाले की वैल्यू मांगता, A2 A3 प्लस B2 B3 की, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले की वैल्यू 2 है, A1 A2 प्लस B1 B2, तो नीचे वाले को भी 2 होना पड़ता, तभी तो दोनों का जाके रेशियो 1 आता। तो अगर वो सिर्फ A2 A3 प्लस B2 B3 की वैल्यू मांगता तो 2 आता, और तब ये वैल्यू देने का मतलब था। लेकिन जो फिलहाल उसने मांगा हुआ है रेशियो, उसमें वैल्यू देने का कोई मतलब नहीं है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है वो, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, ठीक है। और बोलो जल्दी से किसका क्या डाउट है। ठीक है, एएम की इक्वेशन मैं बता देता हूँ बस, किसी बच्चे ने पूछा, फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट यूज किया मैंने, कि ए बी प्लस लेमडा बी सी का मतलब होगा ऐसी फैमिली जो ए से पास करे। तो एएम जो लाइन है वो भी तो उनमें से एक लाइन है ना, ठीक है। और एएम के बारे में स्पेशल है कि 0,0 उससे पास कर रहे हैं, 0,0 से पास कर रही है, वो पॉइंट पुट करवा दिया, लेमडा आ गया वहां से, लेमडा को उठाकर ओरिजिनल में पुट कर दिया, ठीक है। अब मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। सेकंड मेथड ये, जैसे कोई बच्चा कह रहा था कि स्लोप यूज कर लेते हैं, सर बिल्कुल कर सकते हैं स्लोप, उसमें भी थोड़ी सी मेहनत है बस। ए बी सी, वो ये एल्टीट्यूड गिरेगा, ओरिजिन एम। तो जैसा कि हमने अभी कहा था, ए एम लाइन और बी सी लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो बीसी लाइन का स्लोप तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। बीसी लाइन ये, इसका स्लोप कितना है, -A2/B2, ये हमने थोड़ी देर पहले लिखा भी था, इक्वल टू -1। दिक्कत आएगी एएम के स्लोप की। एएम का स्लोप, उसके लिए हमें एक पॉइंट तो पता ही है, 0,0, बस ए पॉइंट और निकालने। अब ए पॉइंट कैसे आएगा, ए बी और ए सी, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। दो लाइन गिवन है तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे, वहां से ए पॉइंट आ जाएगा। अगर ए पॉइंट आ गया, 0,0 पहले से है, तो एएम लाइन के दो पॉइंट आ जाएंगे, दो पॉइंट आ गए तो उसका स्लोप आ जाएगा, और वो स्लोप उठाकर यहां पर पुट कर देना एएम के स्लोप में, तब भी सेम कंडीशन निकल कर आएगी। बस यहां पर क्या, हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा, एक्स को एलिमिनेट करके, वाई को एलिमिनेट करके, आंसर उससे भी आएगा पक्का। करके देख लेना, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी टू हो गया होगा, ये बचपन से करते आ रहे हो, 9th 10th में बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आएंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। 53 में बता देता हूं तुम्हें। 53 पता कैसे चलेगा कि किस एल्टीट्यूड को सोल्व करना है। देखो बेटा, वो थोड़ा सा आइडिया यहां से लग रहा है, जैसे कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, ऊपर और नीचे में कॉमन कौन है। जैसे ऊपर 1 और 2 वाले पॉइंट लिखे हुए हैं, नीचे 2 और 3 वाले लिखे हुए हैं, है ना। तो कॉमन कौन सा है, 2 वाला है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा बस, कि 2 वाला है तो एक तरह से मतलब, या तो ए से एल्टीट्यूड गिराना है या सी से गिराना है, दोनों में से किसी से भी गिरा सकते थे। वहां से थोड़ा आइडिया लगेगा, बाकी हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ेगा। कि जैसे मान ले मैं बी वाले एल्टीट्यूड की बात करता, तो उससे नहीं आ रहा तो ए वाला ट्राई करके देख लिया, वो तो उसके बाद ही पता चल पाएगा।
53 बोलो जल्दी से, डाउट है या नहीं है? फिफ्टी थ्री है, ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 53 में वो कह रहे हैं कि ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन दी हुई है, हमें कोई मतलब नहीं है ये पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला जो भी हो, ठीक है, वो बाद की बातें, वैसे भी चैप्टर अभी हुआ नहीं है वो वाले, और यहाँ पर फर्क पड़ेगा भी नहीं अपने को। ये कोई भी कर्व आ रहा है और हमें कहा गया है कि इसकी कोड्स की बात कर रहे हैं वो, तो इस ग्राफ की एक कोड आ गई, मान लो ये कोड आ गई। कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब है कि अगर हम कर्व के दो पॉइंट लेकर उनको ज्वाइन कर दें तो उसको कोड बोल दिया जाता है। तो मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये कोड है। ये कोड हमारे पास ओरिजिन पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है? राइट एंगल 90 डिग्री। तो हमें ए को ओरिजिन से ज्वाइन करना होगा, हमें बी को ओरिजिन से ज्वाइन करना होगा। दोबारा देख लो, यहां पर बोला ये कर्व है, इसकी कोई भी कोड आई। अब ये जो कोड है वो ओरिजिन पर एंगल सबटेंड करिए राइट एंगल 90 डिग्री, मतलब इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करना होगा, और जो दूसरा पॉइंट है उसको भी ओरिजिन से ज्वाइन करना होगा, और इनसे जो एंगल बनेगा ओरिजिन पर वो एंगल हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, ये बात है। तो बस कुछ नहीं, उसने होमोजीनियस जो कंसेप्ट था होमोजीनियस इक्वेशन का या होमोजिनाइजेशन का, उसी को उसने घुमा फिरा के दे दिया बस इसमें। तो यहां पर हम इसी सवाल को कैसे पढ़ सकते हैं कि एक रैंडम लाइन थी ए बी नाम की, उस लाइन ने ग्राफ को दो पॉइंट पर कट करा, उन दोनों पॉइंट्स को हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही तो काम करते थे होमोजेनियस इक्वेशन में, होमोजेनाइज करने में। ठीक है, तो वो कंसेप्ट लगा लेंगे। अब हमें लाइन एज्यूम करनी पड़ेगी क्योंकि लाइन तो हमें दी नहीं हुई है, रैंडम लाइन है। तो मैंने लाइन की इक्वेशन मान ली ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। अब होमोजेनाइज करने का तरीका क्या होता है कि यहां से वन की वैल्यू निकाल लो, वो तो ऑलरेडी आई रखी है, और उसकी मदद से ओरिजिनल इक्वेशन को होमोजेनाइज कर दो। तो देखते हैं क्या होगा। 3x स्क्वायर तो वैसा का वैसा रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर वैसा का वैसा, माइनस 2x, इसमें एक पावर की कमी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस वन से, प्लस 4y है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई माइनस वन से, इक्वल टू जीरो। अब इससे किसकी इक्वेशन आ गई? ओ ए इंटू ओ बी की इक्वेशन आ चुकी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और वो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो हम बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, इन दोनों का सम जीरो होगा। यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, यहां से -1, इनको मल्टीप्लाई करोगे -2x और ax को, तो माइनस का 2a, और 4y और by को करोगे तो प्लस का 4b इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहां से हम देख सकते हैं क्या होगा, 2 इक्वल टू 2a माइनस 4b, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा दिया, तो a माइनस 2b इक्वल टू 1, ये हमारे पास कंडीशन निकल कर आई। तो अभी ये कह रहा है कि ये जो रैंडम लाइन है वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, वो फिक्स पॉइंट बताना है बेसिकली। तो तुम देख सकते हो ax यहां पर है a, तो x का काम कौन कर रहा है? 1, तो x कोऑर्डिनेट तो 1 आ गया। यहां पर बी वाई है, यहां पर -2b है, तो y कोऑर्डिनेट आ गया -2, तो x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया, और यहां पर क्या पूछा हुआ है? अल्फा माइनस बीटा का मोड, मतलब उनका डिफरेंस निकालो और उसका मोड ले लो, तो वो आ जाएगा 3 के बराबर। ये हमारा आंसर है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड सीकेंट? कोई फर्क नहीं होता, एक ही चीज है हमारे लिए, तो एक ही चीज है। बाकी फर्क इतना सा होता है कि जैसे मान लो कुछ भी कर्व है, अगर इसके दो पॉइंट को ज्वाइन करके ये लाइन बना दी, अगर अंदर अंदर है तो कोड है, अगर उसको आगे पीछे बढ़ा दिया तो सीकेंट है। तो बेसिकली कोड क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट होता है, स्टार्ट होती है खत्म हो जाती है, सीकेंट आगे पीछे चलती रहती है। लेकिन हमें मैथ्स में जब हम सोल्व करते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता अपने को उस चीज से। सर -1 की क्या जरूरत थी? -1 कहाँ लिया मैंने? सेकंड स्टेप में तो मैंने ये बोला है कि ये जो इक्वेशन आई है होमोजेनियस इक्वेशन, वो ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन आई है, और ओ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में लाइंस परपेंडिकुलर हो तो हम उसकी कंडीशन जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो। तो जहां जहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा था वो ढूंढ लिया,
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढ लिया, ऐड करके 0 कर दिया, वहां से ये कंडीशन निकल कर आई, वहां से ये आया और फिक्स पॉइंट देख लिया। इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 कैसे ली? कुछ भी ले सकते थे, तुम ये भी ले सकते थे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, फिर हम 1 की वैल्यू निकालते ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन सी इक्वल टू 1। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेने को ये भी ले सकते थे। अज्यूम हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो सके, ठीक है। एज्यूम यही सोच के किया क्योंकि मुझे पता था कि 1 की वैल्यू निकालनी है मुझे एंड में जाकर, तभी होमोजेनाइज हो पाएगा, तो मैंने जानबूझकर कांस्टेंट टर्म 1 ले ली, ठीक है। चलो ये हुआ, पेपर 2 डिस्कस करते हैं अपना। पेपर 2 में एक तो देखो शायद तुम्हारा 37th डाउट आया होगा। 37th में तुम्हें क्या बोला गया कि एफ एक्स जो है भव्यदीप, हाँ बेटा, जो पेपर 1 है उसके 2 आंसर पॉसिबल हैं, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग, एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग। तो उसने एक ही बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग काम किया हुआ है। उसके अगर मुझे सही याद है तो एक मिनट रुको, मैंने लिखा भी हुआ है कहीं पर, उसके 2 एंगल बाइसेक्टर आते हैं, 2x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर आता है 22x प्लस 11y माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर यहां से a प्लस बी प्लस सी का मोड निकाला जाए तो वो आएगा 7, और यहां से a प्लस बी प्लस सी का मोड निकाला जाए तो वो आएगा 23 माइनस 15, और ये हो जाएगा अपने पास कितना, 8 हो जाएगा शायद, या जो भी है, सॉरी 33 माइनस 15 होगा तो 18 आ जाएगा। तो 2 आंसर हो सकते हैं, और एक्चुअली अगर तुम सही जानना चाहो तो इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, क्वेश्चन ने क्लियर बोला नहीं, क्योंकि अगर एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ये है तो अगर इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्क नहीं पड़ता, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4x माइनस 8y माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर अब a प्लस बी प्लस सी का मोड निकालोगे तो 4 और माइनस 8 माइनस 4, और माइनस 10 माइनस 14, उसका मोड आ जाएगा 14। तो इसके इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल हैं, लेकिन वो सिर्फ इसको ध्यान में रखते हुए 7 बताना चाह रहे हैं जी। तो क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट नहीं है, लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं किस हिसाब से आंसर दे रहे हो। पहले पहले क्वेश्चन सी ऐसे आगे की देखिए, कोई बात नहीं, ये थोड़ा ज्यादा टफ हो गया तुम्हारे लिए, लेकिन अगले वाला आसान आ जाएगा। चलो 37 देखते हैं क्या बोला गया। 37 में वो कह रहा है कि अगर एफ एक्स 3 से छोटा है तो एक्स की वैल्यू 0 से इन्फानेट है, अगर एफ एक्स माइनस 2 से बड़ा है तो एक्स की वैल्यू माइनस इन्फानेट से 5 है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है जो हमें इनइक्वालिटी सोल्व करनी है, एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर हम बना सकते हैं, एफ एक्स माइनस 3 इंटू एफ एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। वेवी कर्व यूज करेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेंगे, पहले वाला फैक्टर कब 0 हो रहा है 3 पर, दूसरे वाला कब 0 हो रहा है माइनस 2 पर, प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सा पार्ट चाहिए, पॉजिटिव वाला। तो यहां से हमें पता चला कि हमारा जो एफ एक्स है वो या तो 3 से बड़ा होना चाहिए, या फिर हमारा जो एफ एक्स है वो माइनस 2 से छोटा होना चाहिए। अब इससे हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, अब उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, जो ओरिजिनली हमें दिया हुआ है डब्बे वाला। तो वो कह रहा है कि अगर एक्स 0 से इंफिनिटी है तो एफ एक्स 3 से छोटा होगा, है ना। अगर मैं 0 से इंफिनिटी जा रहा हूं, ये वाला हिस्सा, तो एफ एक्स 3 से छोटा है, तो अगर मैं उल्टी तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, एफ एक्स 3 से बड़ा आ जाएगा, तो एक्स आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 0। दोबारा फिर बोल रहा हूं, 0 से इंफिनिटी ले रहे हैं तो एफ एक्स 3 से छोटा है, लेकिन मुझे चाहिए एफ एक्स 3 से बड़ा, तो जो इंटरवल छूट गया मैं वो वाला लूंगा। कौन सा छूट गया, नेगेटिव वाला। ऐसे ही यहां पर देखो, ये कह रहा है कि अगर माइनस इंफिनिटी से 5 की तरफ जाया जाए, अगर हम माइनस इंफिनिटी से 5 की तरफ, तो एफ एक्स माइनस 2 से छोटा है, सॉरी बड़ा है, लेकिन यहां पर हमें क्या चाहिए कि एफ एक्स माइनस 2 से छोटा हो, उल्टा काम चाहिए। उल्टा काम चाहिए तो हम कौन सा इंटरवल लेंगे जो बच गया, कौन सा बच गया, 5 के बाद वाला,
यानी x आ जाएगा 5 से लेकर इंफिनिटी। तो या तो माइनस इंफिनिटी से 0 या 5 से इंफिनिटी। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? डी ऑप्शन सही हो सकता है और सी। बताओ जल्दी से, कोई डाउट हो इसमें तो। 3 स्टेप के बाद लास्ट स्टेप जो हमने इंटरवल लिए। देखो ये जो डब्बे वाली चीज है, ये इसने सवाल में दी हुई थी ताकि हम सोल्व कर सके, क्योंकि एफ एक्स के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता ना। एफ एक्स तो कुछ भी रैंडम हो सकता है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हमने वेवी कब बनाया? पहले मैंने फैक्टर बनाए हैं। तुम अपनी सहूलियत के लिए एफ एक्स को वाई भी ले सकते हो, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस थ्री, एफ एक्स प्लस टू। एफ एक्स माइनस थ्री कब जीरो होगा? 3 पर। एफ एक्स प्लस टू कब जीरो होगा? -2 पर। यहाँ प्लस माइनस प्लस वो लिखते हैं। हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो पॉजिटिव चाहिए, 3 से बड़ा या -2 से छोटा। वो हमने कंडीशंस यहाँ पर लिख दी। तो डब्बे वाला तो उसने दिया हुआ है, लेकिन हमें कंडीशन ये चाहिए जो डब्बे के बाहर लिखी हुई है, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमें चाहिए कि एफ एक्स 3 से बड़ा हो। तो हमें तो नहीं पता एफ एक्स 3 से कब बड़ा होगा, लेकिन उसने ये दिया हुआ है कि एफ एक्स 3 से छोटा कब होगा, ठीक है। तो एफ एक्स 3 से छोटा कब है? जब 0 से इंफिनिटी है, जो मैंने ये पार्ट शेड किया हुआ है 0 से इंफिनिटी वाला। लेकिन ये कब है? जब एफ एक्स 3 से छोटा है। तो जो दूसरा हिस्सा होगा वहां पर एफ एक्स क्या होगा? ऑटोमेटिकली 3 से बड़ा होगा। ये बात हम कह सकते हैं। अगर एक तरफ 3 से छोटा है तो दूसरी तरफ 3 से बड़ा ही होगा। तो हमें क्या चाहिए? 3 से बड़ा ही तो चाहिए। तो 3 से बड़ा कब आ रहा है? 3 से बड़ा आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0, ये जो ब्लू वाला पार्ट है उसमें। तो वो लिख दिया हमने। अगली बार उसने कह रखा था कि अगर हम x को माइनस इन्फानेट से 5 लेते हैं, जो मैंने शेडेड पार्ट बनाया है, वहां पर एफ एक्स -2 से बड़ा है। तो अगर मैं दूसरा हिस्सा लूंगा तो एफ एक्स क्या होगा? -2 से छोटा होगा। तो वो कब आ रहा है? 5 से इन्फानेट, वो लिख दिया। इन दोनों से आंसर बना दिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 38 में उम्मीद करता हूँ हो गया होगा, आसान था। 39 भी आसान सही था। नहीं बेटा सत्यम, x+3 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो दूसरी वाली कंडीशन काम नहीं कर पाएगी जब -2 से छोटे बड़े की बात कर रहे हैं, या उसमें भी काम हो रहा है तेरा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। 38 का डी इज करेक्ट रादर देन बी। नहीं बेटा, उसमें तुम्हारी कंडीशन ऐसी आई होंगी, दोनों के कॉमन रूट आगे होंगे असल में। तो अगर दोनों के कॉमन रूट हैं तो तुमने कंडीशन लगाई होगी a+2/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4। मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने यहां पर 1 कर दिया तो क्या होगा? 1 करने का मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम इक्वेशन है, और दोनों सेम इक्वेशन है तो उसमें फिर हम क्या बोल देंगे, मतलब कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो वो यहां पर हमें मानकर चलना होता है कि कोफिशिएंट सेम नहीं आने चाहिए, वो नॉर्मली हम मानकर चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अलग हमें मानना ही पड़ेगा, तो 2 लेकर चलना पड़ेगा। और दूसरी पंगा ये भी पड़ेगा कि अगर मैंने इनको 1 ले लिया तो a+2/2 1 के बराबर है। तो a+2/2 1 के बराबर है, तो a+2 2 आ जाएगा, a की वैल्यू 0 आ जाएगी। और इसने बोला हुआ है कि एबीसी नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू n, और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो 1 की जगह में 2 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। 39 हो गया होगा। 40th से आसान सवाल नहीं था पूरे पेपर में। 41 भी हो गया होगा, रेक्टेंगल वाले बहुत सवाल करे हैं तुमने। 42 भी कैलकुलेशन बेस्ड है। 43 में कुछ बच्चे कह रहे थे कि दिक्कत आ रही थी। 43 देख लेते हैं। 43 में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 0 करना है। मतलब मुझे 3/x-2 प्लस 4/x-3 प्लस 5/x-4, इसको 0 करना है। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x-3 और x-4। 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 x-4, और 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 x-3, इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। क्योंकि जो एलसीएम आया वो तो 0 में जाकर गायब हो गया।
तो ऐसे सवाल को करने का तरीका ये होता है कि ये जो फैक्टर आ रहे हैं, x-3 आ रहा है, x-4 आ रहा है, x-2 आ रहा है, तो एक एक करके क्या करते हैं, x की वैल्यू 2, 3 और 4 ये पुट करते रहते हैं। तो अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सोच के देखो, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, 2 माइनस 2 ये भी जीरो हो जाएगा, खत्म हुआ। सिर्फ कौन सा नंबर बचेगा, सिर्फ ये वाला नंबर बचेगा। सोच के देखो वैल्यू क्या आएगी, 3 तो पॉजिटिव ही है, 2 माइनस 3 -1, 2 माइनस 4 -2, तो दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब मुझे पता चला कि अगर मैं x को 2 पुट करता हूं तो वैल्यू इसकी लेफ्ट हैंड साइड की पॉजिटिव आएगी। 3 पुट करेंगे तो कौन कौन जीरो हो जाएगा, पहला नंबर जीरो हो जाएगा क्योंकि उसमें x-3 है। जो तीसरा नंबर है वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि उसमें भी 3 है। बीच वाला बच जाएगा, तो 4 तो पॉजिटिव, 3 माइनस 2 1 होगा, 4 इंटू 1 4, 3 माइनस 4 -1, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और ऐसे ही अगर x को 4 पुट करेंगे तो पॉजिटिव। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक भी होना जरूरी नहीं है, सबके लिए काम हो जाता है। अगर x इक्वल टू अल्फा पर उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, x इक्वल टू बीटा पर वैल्यू नेगेटिव हो, तो उनके बीच में एक रूट पक्का होगा, ना एक से कम होगा क्वाड्रेटिक के लिए, ना एक से ज्यादा होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं 2 पर वैल्यू पॉजिटिव, 3 पर नेगेटिव, तो इनके बीच में एक रूट पक्का होगा। 3 पर नेगेटिव, 4 पर पॉजिटिव, अपोजिट साइन है, तो इनमें भी एक रूट पक्का होगा। तो एग्जैक्टली वन रियल रूट इन 2 to 3, ये ऑप्शन सही हुआ। एग्जैक्टली वन रियल रूट इन 3 to 4, ये ऑप्शन भी सही हुआ। तो ए और बी करेक्ट होंगे। सी करेक्ट नहीं क्यों नहीं होगा, सी इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें बोला है एटलीस्ट वन। ठीक है, अगर हमारे पास ए ऑप्शन मान लो नहीं दिया होता, ए ऑप्शन होता ही ना, तो सी वाले पे टिक कर देते, क्योंकि सी आधा अधूरा सा सही है। क्योंकि जब हम एटलीस्ट वन बोलते हैं ना तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक रूट तो है, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वैसे तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, और एक आ भी रहे। लेकिन उससे ज्यादा सही स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम एक ही बात करें तो वो हमें एग्जैक्ट बता रहे हैं कि एक ही होगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी हमें पूरी बात नहीं बता पा रहा, पूरी पिक्चर क्लियर नहीं कर पा रहा। वो ये कह रहा है कि एक से ज्यादा होंगे या एक होगा, लेकिन हमें पता है ना कि एक से ज्यादा कैसे आ सकते हैं, क्योंकि जब है ही क्वाड्रेटिक, एक 2 से 3 के बीच में आना, एक 3 से 4 के बीच में, तो 2 से ऊपर रूट कैसे लेकर आओगे। तो सी जो है वैसे करेक्ट है, लेकिन वो पूरी पिक्चर नहीं बता पा रहा, इसलिए हम करेक्ट उसको मार्क नहीं करेंगे। और ये तरीका होता है बाकी ऑप्शंस को एनालाइज करने का, देखने का। अगर ए ऑप्शन ना दिया होता तो हमें सी मजबूरन टिक करना पड़ता, कि भले ही वो आधी अधूरी बात बता रहे हैं, लेकिन करेक्ट है वो बात। पैराग्राफ हो गया है, नहीं डाउट है। अच्छा, इसमें भी मैं थोड़ा बता दूं तुम्हें, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। जो हमारे पास, एक मिनट रुको, देखो तुम्हारे पास टेक्स्ट सॉल्यूशन तो आ ही चुका है, मैं तुम्हें 45 में दिक्कत बता देता हूँ। 45 क्वेश्चन गलत है एक्चुअली। नहीं बेटा, ये तुम्हारे लेवल का है, ये पॉलिनोमियल चैप्टर का है, क्वाड्रेटिक का ही एक तरह से। लेवल तो देखो क्या ही है, लेवल तो एडवांस में ऐसा कोई सवाल नहीं होता कि ज्यादा टफ हो गया ज्यादा आसान हो गया, कुछ भी पूछ सकते हैं। और तुम्हारे जो चैप्टर कवर हो चुके हैं उनमें से ही है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि पी डैश एक्स, पी डबल डैश एक्स, इनका मतलब बस पता होना चाहिए, और कुछ काम का नहीं है। और वो तुमने फिजिक्स में तो एटलीस्ट सीख ही लिया होगा कि डिफरेंशिएशन होता है, पी डबल डैश एक्स मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना, पी ट्रिपल डैश का मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव करना। हाँ, जैसे दुष्यंत बता भी रहा है, डबल डेरिवेटिव लिख के भी भेज दिया उसने, तो इतना पता होना चाहिए था, बाकी तो तुम्हारे काम का ही सवाल है। ठीक है, और लेवल वगैरह आईटी में कुछ नहीं होता, वैसा नहीं है कि ज्यादा टफ हो गया ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, तो इसका मैं तुम्हें बता देता हूँ 45 गलत क्यों है। क्योंकि अगर तुम पोलिनोमियल निकालोगे पीएक्स, तो पीएक्स पोलिनोमियल हमारे पास निकल कर आता है -3/8 एक्स की पावर 5 प्लस 5/4 एक्स का क्यूब, और माइनस में आता है 15x/8। ठीक है, ये आ जाता है। तो अगर तुम पी डैश एक्स निकालोगे तो एक बार डिफरेंशिएट करने, पावर 5 आगे आएगी, -15/8, एक्स की पावर कम होगी 4, ये 3 आगे आएगा तो 15/4, एक्स की पावर होगी 2, माइनस में आएगा 15/8, ये हुआ पी डैश एक्स।
अगर मैं बात करूं पी डबल डैश एक्स की, दो बार डिफरेंशिएट करना है, अब पावर 4 आगे आएगी, माइनस का 60/8 एक्स का क्यूब, 2 आगे आएगा तो 30/4 एक्स, माइनस 15/8 कॉन्स्टेंट नंबर है उसका 0 हो जाएगा, तो पी डबल डैश एक्स ये आएगा, है ना। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि इस क्यूबिक की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी। तो अगर क्यूबिक है, देख सकते हो ना डिग्री 3 आ रही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती हैं वो हमेशा प्लस माइनस इन्फिनिटी पर ही आती है। कभी ऐसा होगा कि इन्फिनिटी पर मैक्सिमम आ गई, माइनस इन्फिनिटी पर मिनिमम आ गई, कभी उल्टा हो जाएगा कि इन्फिनिटी पर मिनिमम और माइनस इन्फिनिटी पर मैक्सिमम। इसलिए सवाल गलत है, क्यूबिक के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करते ही नहीं है, वो एक्चुअली डिफाइंड ही नहीं होती, और बोलना चाहोगे तो प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये डबल डिफरेंशिएशन नहीं कहना चाह रहा था, यहां पर टाइपो हुआ है, तब भी इसका आंसर गलत है, क्योंकि अगर तुम पी ट्रिपल डैश एक्स निकालोगे तो वो कितना आएगा देखो, माइनस का 180/8 एक्स का स्क्वायर प्लस 30/4। तो चलो इसकी बात कर लेते हैं क्यूबिक की, सॉरी क्वाड्रेटिक की। सोच के देखो, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, 30/4 माइनस 180/8 एक्स का स्क्वायर। मान लो वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालते वक्त 30/4 का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम, कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो तुम बस क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में क्या है, 180/8 पॉजिटिव नंबर, एक्स स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव है, तो इस स्क्वायर को हद से हद कितना कर सकते हो, 0 कर सकते हो बस, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव नंबर है, दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर माइनस हो रहा है, जो माइनस होने वाला नंबर है उसको छोटे से छोटा करना पड़ेगा, तभी ओवरऑल नंबर बढ़ेगा। जैसे अगर एक बार 7 में से 2 माइनस कर रहे हो और एक बार 7 में से 5 माइनस कर रहे हो, कौन सा नंबर बड़ा आएगा, जब छोटा नंबर माइनस कर रहे हो। तो इसकी छोटे से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0, तो एक्स को रखना पड़ेगा 0। तो अगर वो पी डबल डैश एक्स बोलना चाह रहे हैं तब तो आंसर ही, तब तो सवाल ही गलत है। अगर वो y इक्वल टू पी ट्रिपल डैश एक्स बोलना चाह रहे हैं तो इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 0, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, कंसेप्ट सीख लो, बाकी जो बोलना चाह रहा था वो अलग बात है। आईआईटी में आएगा सवाल, सही होकर ही आएगा, चिंता मत करो, नहीं तो सबके लिए बोनस होगा। तो ये समझना जरूरी है, क्यूबिक आए तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, और अगर क्वाड्रेटिक हो तो वो तुम्हें आती है निकालनी, x इक्वल टू 0। ठीक है, ये हुआ। बाकी तुम क्यूबिक पॉलिनोमियल से काम कर ही सकते हो, इसके जीरोस भी फाइंड कर सकते हो, और इसमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स टेकन टू एट ए टाइम भी ले सकते हो, पेयर वाइज वाला। पेयर वाइज बेटा इसका मतलब ये होता है सिग्मा अल्फा बीटा, जिसको हम S2 बोलते हैं। S2 हम जानते हैं ना, जैसे S1 अपने लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए होता है, S2 अपने पास C अपॉन ए होता है, S3 माइनस डी अपॉन ए होता है, S4 E अपॉन ए होता है, वो अल्टरनेट साइन चलते रहते हैं, जिसमें S1 का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। S2 का मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, चलता रहता है। S3 का मतलब एक टाइम पर 3 रूट लेने हैं, वो सब काम। तो जब वो पेयर वाइज की बात कर रहे हैं तो मतलब दो दो रूट की बात कर रहे हैं, तो S2 कितना होगा, C/A। तो C का मतलब क्या होगा, जो सेकंड हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 5/4। ए का मतलब जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट कितना है, -3/8। इसको सोल्व करोगे तो -10/3 आ जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा बेटा। 44 अब कर लेना, उसमें तरीका बताया हुआ है डिफरेंशिएशन की मदद से थोड़ा सा। चलो वो भी कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं पहले कहानी बता दूं तुम्हें कल की, पहले कल का सुन लो, बाकी फिर देख लेते हैं जिस हिसाब से टाइम बचेगा। पिछली बार हम जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव कर रहे थे डिस्कस, बीच बीच में से मैंने सवाल उठवाए थे तुमसे, तो कल एक तो वहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा, जो डाउट्स तुम्हारे रह गए होंगे। ठीक है, बीच में दो चार जो डाउट रह गए होंगे, बाकी काफी सारे तो डिस्कस कर ही लिए थे। इसके बाद मैंने तुम्हें बोला था जेई मेंस प्रीवियस ईयर, ये करके लाओगे, उसके बाद वो करना स्टार्ट करेंगे, तो कल तक ये निपट जाना चाहिए, कल ये डिस्कस करेंगे।
पेपर का जितना आज हो गया, जो 4-5 सवाल अगर किसी के डाउट रह गए हैं कॉल करके या व्हाट्सएप पर पूछ लेना, ठीक है? ठीक है। कल किस टाइम है क्लास? 3:15 से तो देखो पहले ही होगी, वो डिपेंड करता है मेरी भी कब कितनी बजे क्लास है, तो 3-3:15 बजे ही स्टार्ट हो पाएगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? 44 भी चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। पीएक्स उसने बोला एक पोलिनोमियल है, डिग्री एटमोस्ट 5 है, ज्यादा से ज्यादा 5 है। जब पीएक्स को डिवाइड करते हैं x-1 के क्यूब से तो रिमाइंडर आता है -1, ठीक है? तो पीएक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? कुछ कहने का मतलब ये होगा कि अगर पीएक्स की बात करें, x-1 रिमाइंडर आएगा -1। तो एक बात समझो, अगर मैं 18 को डिवाइड करूं 4 से, यहां पर 3 लिखेंगे, सॉरी 4 लिखेंगे, 16 आएगा, 2 आएगा। अगर ये वाला जो रिमाइंडर आ रहा है 18 में से माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 16, वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर वो वाला हिस्सा होता है जो उस नंबर को डिवाइड नहीं होने दे रहा। अगर रिमाइंडर को नंबर में से माइनस कर दिया जाए तो जो नई चीज बचेगी वो डिविजिबल बन जाएगी अपने आप। और एग्जांपल ले लो, किसका लोगे? मान लो, हाँ वही डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस आर, वो कह सकते हो। जैसे मान लो 37 है, इसको 6 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 6 लिख दिया, 36 1 आ गया। तो अगर जो रिमाइंडर है उसको 37 में से माइनस कर दें तो 36 बचेगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? -1। अगर मैं उसको पीएक्स में से माइनस कर दूं तो ये जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा x-1 के क्यूब से, डिविजिबल बाय x-1 का क्यूब, ठीक है? इसी तरीके से बाद में बात करें, अगली बार रिमाइंडर 1 आ रहा है, उस 1 को अगर माइनस कर दें तो जिससे डिवाइड किया है उससे डिविजिबल बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं डिविजिबल बाय x+1 का होल क्यूब, ये कह सकते हैं। अब दिक्कत छोटी सी है कि px+1 और px-1 दोनों अलग अलग पोलिनोमियल आ रहे हैं। अगर दोनों जगह px+1 होता तो हम यहीं से काम करना चालू कर देते, लेकिन दोनों जगह px+1 आ नहीं रहा, तो हमें सेम पोलिनोमियल के लिए काम करना पड़ेगा। पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है? पोलिनोमियल ही आता है। तो इसलिए हमने इसका डिफरेंशिएशन करना चालू करा कि अगर px+1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? p-x, 1 का तो 0 होता है। px-1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी कितना आएगा? p-x, क्योंकि -1 कांस्टेंट है, उसका 0 होता है। तो अब दोनों सेम आ गए, अब मेरा काम आसान हो जाएगा। तो होता क्या है, अगर px+1 x-1 के क्यूब से डिविजिबल है तो इसके 3 रिपीटेड रूट होंगे, 1 1 1। 1 जो है वो 3 बार रिपीट होगा। तो p-x में वही रूट कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार। ये बात तय है, ठीक है? ऐसे यहां पर x+1 का क्यूब, इसके रूट क्या क्या है? -1 -1 -1, ये 3 रूट रिपीटेड है। तो p-x में वो कितनी बार रूट रिपीट होगा? सेम रूट 2 बार। ये बात तय है। अगर px में कोई रूट n टाइम्स रिपीटेड है तो p-x में पक्की बात है कि वो जो रूट होगा वो n-1 टाइम्स रिपीटेड होगा। अगर यही हमारे पास 10 बार रिपीट होता तो डिफरेंशिएशन में कितनी बार रिपीट होता? 9 बार। अगर px में 100 बार होता तो इसमें 99 बार होता, ठीक है? तो p-x के दो रूट आ गए, 1 और 1। तो 1 और 1 है तो क्या लिख देंगे? x-1 का स्क्वायर। दो रूट है -1 और -1, x+1 का स्क्वायर, ये लिख देंगे। तो px की डिग्री मैक्सिमम कितनी थी? 5। तो p-x की कितनी मैक्सिमम डिग्री आएगी? 4 आएगी। डिफरेंशिएट करने से डिग्री 1 कम हो जाती है। यहां पर ऑलरेडी 4 आ चुकी है, 2 और 2 4, मतलब काम हो गया। साथ में कुछ कांस्टेंट नंबर होगा, उसको मान लिया k, ठीक है? इसके बाद k इंटू ये बन जाएगा x⁴ -2x² + 1, ये हमारे पास होगा p-x। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो px आ जाएगा, k इंटू x⁵ -2x³ / 3 प्लस x, इंटीग्रेट करना आता होगा, प्लस c। हाँ इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अपने को p-x से मतलब नहीं है, हमें मतलब तो px से ही है ना। p-x का क्या करेंगे अपने? p-x की तो हेल्प ली है px निकालने में। इतना आ गया। उसके बाद जो बोला हुआ है वो समझ में आ ही जाएगा, जो टेक्स्ट सॉल्यूशन है उसमें लिखा होगा जो भी। हाँ टेढ़ा सवाल था अर्षित, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अगर अगला सवाल ऐसा आएगा तो कर लोगे या नहीं।
मेन वो है, इसलिए तो टेस्ट ले रहे हैं ना, सारे सवाल कहाँ से हो जाएंगे तुमसे पहली बार में। पहली बार में तो ये सवाल किसी से भी नहीं होता ना। जब मैं पढ़ता था हमारे सर ने करवाया होगा, मेरे से कौन सा हो गया होगा ये सवाल। हाँ, खुद एक बार दोबारा ट्राई करना होगा, एक बार हाथ से निकाल कर देखो। और सिर्फ रट्टे नहीं मारने की, अच्छा ये स्टेप है तो रट्टे मार के कर लिया, रट्टे मारोगे तो अगले सवाल में समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर ये चीज लगानी है कहाँ नहीं लगानी। क्योंकि एग्जैक्ट सवाल तो नहीं उठ के आने वाला, इस कंसेप्ट पर आएगा। तो समझना जरूरी है कि क्यों ये काम कर रहे हैं अपने, कि पी डैश एक्स पर ही क्यों गए। पी डैश एक्स पर इसलिए गए क्योंकि पी एक्स प्लस वन और पी एक्स माइनस वन अलग अलग बन रहे थे। हमें दिख रहा था डिफरेंशिएट करने से सेम आ जाएगा। मान लो यहां पर मैं बोल देता, सपोज करो किसी सवाल में पी एक्स प्लस एक्स बनता और पी एक्स माइनस एक्स बनता। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। जिसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो जा सकता है वैसे, नहीं तो 2-4 मिनट सुन लो। जैसे यहाँ पर पी एक्स प्लस वन और पी एक्स माइनस वन था तो काम चल गया। मान लो पी एक्स प्लस एक्स होता और पी एक्स माइनस एक्स होता, अब डिफरेंशिएट करने से काम चलता अपना। अब नहीं चलता, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट करते तो पॉलिनोमियल आता पी डैश एक्स प्लस वन, दूसरा आता पी डैश एक्स माइनस वन, सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो मुझे एक बार और करना पड़ेगा। हाँ, ध्रुव ने सही लिखा है, डबल डिफरेंशिएट करने से काम चलेगा। अब दोनों सेम आ गए, तो मैं डबल डिफरेंशिएट के लिए सोल्व करता, इंटीग्रेट करता तो पी डैश एक्स आता, फिर इंटीग्रेट करते तो पी एक्स आता। वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि अब ये सवाल आ गया तो तुम बोल दोगे कि नया सवाल आ गया, ऐसा हमने करा ही नहीं कभी। तो कंसेप्ट तो वही है अपना सेम, पीछे के लॉजिक समझोगे तब जाके नए सवाल होंगे। सर फिर रूट्स वन होए ना, बेटा क्या मतलब है इस चीज का? फिर रूट्स वन होए ना, जैसे फिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स में क्या करते हो तुम लोग? एन माइनस वन टर्म्स क्यों है बेटा, इसका ये लॉजिक है। जैसे पी एक्स है, इसमें कोई रूट है अल्फा जो एन टाइम्स रिपीटेड है, आगे जो भी आना है आता रहेगा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर एन आगे आ जाएगी, एक्स माइनस अल्फा की पावर एन माइनस वन होगा, आगे जो आना होगा आता रहेगा। तो यहां पर एक्स माइनस अल्फा वाले फैक्टर की पावर एन है, तो जितनी पावर होती है उतनी बार रिपीट हुआ होता है। तो यहां पर कितनी बार रिपीट हुआ है? एन बार। यहां पर एक्स माइनस अल्फा की पावर एन माइनस वन है, तो कितनी बार रिपीट हुआ है? एन माइनस वन टाइम्स। 1 1 1 3 टाइम्स कैसे रिपीट हो रहा है? क्योंकि मान लो तुम्हारे पास एक्स माइनस वन का क्यूब है, इसको तुम क्या लिख सकते हो? एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन। रूट का मतलब ही क्या है कि ऐसी एक्स की वैल्यू जिस पर ये जीरो हो जाए। अब 3 नंबर का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, 3 नंबर का मल्टीप्लाई कब जीरो आ सकता है? जब या तो पहला नंबर जीरो हो जाए, तो एक्स माइनस वन को जीरो करोगे तो एक्स वन आएगा, या फिर दूसरा नंबर जीरो हो जाए तो एक्स माइनस वन को जीरो करोगे तो दोबारा एक्स वन आएगा, तीसरे को जीरो करोगे तो दोबारा वन आएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एक्स की तीनों वैल्यू वन आ रही है, तो वन 3 बार आ रहा है तो 3 बार रिपीट हो रहा है। मान लो ऊपर देखो, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? मान लो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर जीरो है। 2 नंबर का मल्टीप्लाई जीरो कब आएगा? जब या तो पहला नंबर जीरो होगा तो एक्स टू आ जाता है, या फिर दूसरा नंबर जीरो होगा तो एक्स फोर आ जाता है। तो दो रूट बोल देते हो, टू और फोर। यहां पर 3 रूट आ रहे हैं लेकिन वो तीनों बराबर आ रहे हैं, वन वन वन, इसलिए रिपीट हुए। और बताओ। सर जैसे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी, एक मिनट रुको, मिलती है और उसको दोबारा इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट मिलता है। हाँ, स्टेटमेंट सही है फिजिक्स का जो ये तो बोल रही है बेटा, लेकिन मतलब मैथ्स में क्या अप्लाई करना चाह रही है मैं समझ नहीं रहा। डाउट क्या है इसमें? भवदीप, अगर तीनों रूट सेम ना होते तो वो कोई और कंडीशन देता, तो फिर सवाल ही चेंज हो जाता, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता। ठीक है, तो फिर सवाल कुछ और होगा, वो तो उसके हिसाब से काम करना होगा। हर्षित कह रहा है एक डाउट है, हाँ जल्दी बोलना। ऑप्शन ए कैसे हुआ? ऑप्शन ए तो ऐसा हो जाएगा ना, जैसे तुम सोल्व करोगे ना तो सी की वैल्यू जीरो आ जाती है यहाँ पर, तो यहां से एक्स बाहर निकाल लोगे, के एक्स आ जाएगा। ये बचेगा एक्स की पावर 4/5 माइनस 2x² अपॉन 3 प्लस वन। तो रूट का मतलब इसको जीरो करना है,
इसको 0 करेंगे तो या तो x 0 होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, x की पावर 4 अपॉन 5 माइनस 2x² अपॉन 3 प्लस 1, ये 0 होगा। अब यहां से रूट निकालने की कोशिश करेंगे। यहां से जब रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो मैं x² को t पुट कर सकता हूं। x² को t पुट करोगे तो t² अपॉन 5 माइनस 2t अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा, चेक करके देखना, मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो जो डब्बे में लिखा हुआ है बाई क्वाड्रेटिक, उसका तो कोई भी रूट नहीं आया, सिर्फ एक ही रूट आएगा x इक्वल टू 0। तो हमसे पूछा है पी एक्स इक्वल टू 0 के कितने रूट है, तो सिर्फ एक रूट है, ए ऑप्शन। चलो बाकी व्हाट्सएप पे भेज देना या जो भी है, लेकिन कल अपने ये डिस्कस करेंगे, तो ये कर कर आना पूरा, जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव जो रह गए थे और जेई मेंस प्रीवियस ईयर।